what is the minimum number of terms of parliament must meet in year? साल में कितने बार मिलती है? Once. 5? No, as it decides. नो बिल्कुल भी नहीं। देखो सेशन 3 बार होता है। नहीं सेशन बोल रही हूँ मैं, सेशन 3 बार, लेकिन मिलना कितना बार होता है? 2 बार। तो 6 मंथ, गैपिंग कितना मंथ का होता है? 6 मंथ। मुझे पूछ क्या रहा है कि कितना बार मिलता है या नहीं पूछ रहा, पता है क्या? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द टाइम्स पार्लियामेंट मस्ट मीट इन ईयर? कम से कम पार्लियामेंट साल में कितने बार मिलती है? मिलती कितने बार है? 2 बार, 6 मंथ में। बाकी सेशन 3 होता है, सेशन 3 होता है। मैं सेशन पढ़ाई भी थी तुम लोगों को, अभी नीचे आएगा सेशन, ठीक है। मैं सेशन पढ़ाई थी, बजट, मानसून, है ना, ऐसे करके पढ़ाई थी। तो 3 सेशन होता है, लेकिन मीट बोला कि साल में कितने बार होते हैं, है ना। तो ये मिलते कितने बार है? 2 बार, 6 में 6 मंथ, फिर 6 मंथ, 6 मंथ का होता है, लेकिन सेशन 3 मरतबा होता है। अभी मैं दिखा दूंगी, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। देखो हम लोग पढ़े मनी बिल का आर्टिकल, मनी बिल, हाँ 110 मनी बिल का आर्टिकल, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ और बोला। बोले एक मनी बिल, जैसे हम लोग क्या है कि मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है बताओ? लोकसभा में। लेकिन जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मनी बिल बनेगा तो तुम्हारा कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा? जब स्टेट लेजिस्लेचर, इसी तरह देखो एक में बात बता रही, जैसे तुम सेंटर में क्या होता है? लोकसभा। 8 होगा ना मैम? नहीं 108 नहीं होगा, मैं बता रही हूँ, ये मैं अच्छे से बता रही हूँ। देखो क्या होता है कि लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, ठीक है ना। उसी तरह सेंटर में भी होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ, और लेजिस्लेटिव काउंसिल या काउंसिल ऑफ स्टेट जो भी बोले, ठीक है। तो हम लोग अगर सेंटर में मनी बिल लाएंगे तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे, अगर स्टेट में लाएंगे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या बोले कि राज्यसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता, ये सबको पता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोला कि एक मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं करना है काउंसिल ऑफ स्टेट में, काउंसिल ऑफ स्टेट में मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं करना है। ये कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? तो ये आर्टिकल 109 में बोला गया है कि जैसे राज्यसभा में भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता है, और काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव या काउंसिल ऑफ स्टेट में भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन जब ये इंट्रोड्यूस नहीं होगा तो ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आएगा कि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये मनी बिल जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, वो है आर्टिकल 109, ठीक है। इस एक्ट में बोला गया है कि विदाउट सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के विदाउट सिग्नेचर नो बिल कैन बिकम एक्ट, कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता है। किस आर्टिकल में बोला गया है कि अगर प्रोसेस क्या है, पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट उसको अपना सिग्नेचर देता है, ठीक है। तो किस आर्टिकल में बोला है कि अगर कोई बिल, ठीक है ना, अगर कोई बिल विदाउट सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर नहीं किया, तो जो वो बिल है ना वो एक्ट नहीं बनेगी। एक्ट मतलब कानून, वो कानून नहीं बनेगी। ये किस आर्टिकल में बोला गया है कि अगर कोई बिल आती है लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाती है, प्रेसिडेंट उसको मंजूरी नहीं देगी, तो वो एक्ट नहीं बनेगी। तो किस आर्टिकल में बोला गया है? देखो अभी हम लोग ये वाला आर्टिकल पढ़ाए हैं कि इस आर्टिकल में क्या बोला है कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं करना है काउंसिल ऑफ स्टेट में। आर्टिकल 110 क्या बोलता है? आर्टिकल 110 बोलता है कि ये मनी बिल से रिलेटिव आर्टिकल है ना, ये मनी बिल का आर्टिकल है। 111 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे हम कुछ कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल लाएंगे तुमको याद कराएं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखो क्या बोले कि जब पार्लियामेंट सेशन इन प्रैक्टिस, सेशन मतलब 2 बार मिलते हैं, हाँ 2 ही बार सेशन होता है, समझी। सेशन 2 बार होता है, उसको 3 पार्ट में बांट दिया जाता है। ओनली 2 सेशन होगा, यानी 2 बार ही मिलते हैं, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर इन प्रैक्टिस इंडिया यूजली 3 सेशन एनुअली। पर सुनो भाई, वैसे तो तुम्हारा 2 ही सेशन होगा, 6 मंथ में ही होगा, ठीक है ना। 6 मंथ में, 6 मंथ को ऐसे बांट दिया जाता है। देखो बजट सेशन, सेशन मंथ में सिर्फ 2 बार मिलेगा, लेकिन 2 बार को देखो किस तरह से बांट दिया गया है। बजट सेशन को बोला गया है कि फरवरी से मई चलेगा। हाँ बाबू, हम तो क्लास करा रहे हैं, आप पीटीएम जाकर बोलिए, ठीक है। बजट सेशन, उसके बाद आ गया मानसून सेशन। मानसून सेशन क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि पार्लियामेंट कितनी बार मिलती है, तो 2 बार। कॉन्स्टिट्यूशनली कितना जरूरत है सेशन, बोला कि सेशन सिर्फ 2 ही बार होगा। बोला कॉन्स्टिट्यूशनली सिर्फ 2 ही बार मेंशन किया गया है कि 2 बार ही सेशन होगा, लेकिन क्या किया गया है, इसको बांट दिया गया सेशन कि फरवरी से मई तक होगा, और फरवरी के बाद जुलाई से अगस्त या सितंबर तक एक होगा मानसून सेशन, फिर नवंबर से दिसंबर तक होगा तुम्हारा विंटर सेशन। देखो तीन पार्ट में बांट दिया गया है, लेकिन पार्लियामेंट 2 ही बार मिलेंगे, सेशन 2 ही बार होता है, ठीक है ना। तो 2 बार ही रखना, 2 बार मिलते हैं, 2 बार मीट होता है, 2 सेशन होता है, इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है। 3 पार्ट में कैसे बांटा गया, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। बजट कैसे होगी, फरवरी से मई। मानसून कैसे होगी, जुलाई से अगस्त या सितंबर रख लो। विंटर सेशन होगी नवंबर टू दिसंबर, ठीक है। बोला कि ये जो सेशन होता है तो इसमें कितने कितने दिन का गैप होता है, 6 मंथ का होगा, 6 मंथ में ही बांटा जाएगा बस। यानी देखो 6 मंथ का होगा तो साल में कितना महीना होता है, 12। जब 6 मंथ हो रहा तो प्लस प्लस 6, मैंने ठीक तो 2 बार बोला, इसी को बांट दिया गया है, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट कितना मिल रहा है, साल में 2 बार मिल रहा है, और उसको 3 में बांट दिया गया, 3 सेशन में उसे क्या किया गया, बांट दिया गया। और कितने पे होता है, गैपिंग कितना होता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एक सेशन में गैपिंग कितना है, 6 मंथ का। एक सेशन में गैपिंग कितना, 6 मंथ का, देख रही हो, 6 मंथ का, और इनको कर दिया 12 महीना। अब इसी को क्या किया, 3 पार्ट में बांट दिया, मानसून, तुम्हारा बजट, मानसून और तुम्हारा विंटर, इस तरह से। मैं प्रेसिडेंट का आर्टिकल लाइन कहाँ चले गया, अच्छा ठीक है, मैं नीचे, मुझे लग रहा है कि नीचे रखी हूँ मैं प्रेसिडेंट के आर्टिकल, या इसमें रखी, ये वाला पीरियड में रखी, ठीक है कोई बात नहीं, ये वाला पढ़ेंगे तो हो जाएगा, है ना। चलो प्रेसिडेंट, ये वो क्वेश्चन बोला कि प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस पावर, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर है, पता है ना तुमको। तो मैं ये वाला पढ़ाई थी कि मैं क्वेश्चन बता रही हूँ उसका मतलब क्या है। मैं तुमको जैसे तुम लोगों को पढ़ाई थी कि प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर क्या होती है, लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, जुडिशरी पावर क्या होता है, सब पता नहीं, है ना। ये सब मैं अलग अलग करके प्रेसिडेंट का आर्टिकल बनाई हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब पावर बनाई, सॉरी। तो बोला कि प्रेसिडेंट को जो पावर दिया गया है ना कि आप ऑर्डिनेंस पे लॉ बना सकते हैं, तो ये कौन सा पावर है, जुडिशियल पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, या एग्जीक्यूटिव पावर है, या जुडिशरी पावर है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। नहीं जुडिशरी तो बिल्कुल नहीं होगा, कैसे, जुडिशरी तुम्हारा कब होगा, जब तुम जुडिश कोर्ट से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रही हो, ठीक है ना, वो जुडिशरी पावर हो गया। यहाँ क्या हो रहा है, देखो लेजिस्लेचर क्या बनाती है, कानून बनाती है। चलो मैं तुमको याद से नया तरीका बता रही हूँ, मैं याद से नया तरीका बता रही हूँ। लेजिस्लेटिव, आओ मैं यहाँ पे पहले बताती हूँ, उसके बाद तुमको खुद पे समझ में आ जाएगा। इधर आ जाओ, लेजिस्लेचर का काम क्या है, मैं पूरा अच्छे से बता रही हूँ, ठीक है ना। लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग, ठीक है, हो गया। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, हो गया। जुडिशरी का काम क्या है, वो जो कानून आया उसको चेक करना, रिव्यू करना, हो गया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कानून बनाना, कानून कहाँ बनाया गया, ऑर्डिनेंस में। तुम क्या होती है, देखो ऑर्डिनेंस में क्या होता है, जब टू सेशन, जब टू हाउस, जब टू हाउस सेशन में ना हो और कोई लॉ बनाना है, इमरजेंसी आ गया, तब प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है कि आप ऑर्डिनेंस लॉ बनाइए, ठीक है ना। तब प्रेसिडेंट को दिया गया है आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग कि आपको ऑर्डिनेंस पावर दिया गया, कौन सा पावर दिया गया, ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर में क्या करता है, ये लॉ बनाता है। तो लॉ मेकिंग का काम कहाँ हो रहा, बताओ, लॉ मेकिंग का काम कहाँ हो रहा, बताओ मुझे।
लेजिस्लेटिव में ना देखो लॉ मेकिंग कहाँ हो रहा, देख लो लॉ में। हाँ ओ तुम्हारा आवाज मुझे नहीं आया इसको, ठीक है ना। तो ये अब समझ में आ गया स्टोरी क्या है। और एक बार मैं तुम्हें पूरा लेजिस्लेटिव पावर अच्छे से पढ़ा दे रही हूँ। लेजिस्लेटिव इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेटिव में ये क्या नाम है तुम्हारा, ऑर्डिनेंस पावर में एक बार अच्छे से पढ़ा दी, ठीक है। हाँ जो नहीं यहाँ भी नहीं, हाँ आ जाओ। बहुत घुमा घुमा के मैंने इसको क्वेश्चन पूछा है। हाँ क्वेश्चन तो पूछेगा घुमा घुमा के, देखो इंडियन पॉलिटी है ना, तो थोड़ा वैसे तुम टेंशन मत लो उतना भी। देखो एक मेरी बात सुनो, एक्चुअल में ना देखो क्या होगा कि तुम अभी स्टार्टिंग के तो अभी तुमको इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसे जैसे तुम पढ़ोगी ना तुम्हें सब क्वेश्चन पैटर्न समझ में आ जाएगा। हम लोगों को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ मेकिंग, ठीक है। और जुडिशरी का मतलब होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना। यहाँ साफ लिखा हो कि लॉ बनाना मतलब बनाने वाला पावर, तो बनाने वाला पावर तो यही दिया गया है, से पकड़ लेगा इंसान को ये हो रहा लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। ये हाँ वो थोड़ा दिया हुआ है तो ये बात तो है, घुमा घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ, ये बात तो सही बोली। बट ज्यादा तुम वो सब क्वेश्चन देखो, जो तुमको भारी लगेगा ना कि जो ये भारी है तो उसको छोड़ दो, टेंशन मत लो, उसको छोड़ दो। जो लग रहा है ये भारी उसको छोड़ दो, सिर्फ इजी वाला याद करो। आ जाओ, देखो क्या होता है ऑर्डिनेंस का मतलब, क्या होता है ऑर्डिनेंस के मतलब, ऑर्डिनेंस लॉ का मतलब होता है कि जब देख लो क्या लिखा, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जब दोनों सेशन ना हो ना, या कोई एक ना हो, इधर या बोथ, जब पार्लियामेंट का दोनों सेशन, जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस सेशन में ना हो, लोकसभा या राज्यसभा ना हो, है ना। तुम देखिए ना अभी कैसे उन लोगों का बैठ रहा है कि फरवरी से मई, है ना, और कोई ऐसा इमरजेंसी आ गया कि लॉ बनाना है, ठीक है। तब और कोई भी सेशन है नहीं, सेशन तो है नहीं तुम्हारा, ठीक है, सेशन है ही नहीं तो क्या करेंगे, लॉ बनाना भी जरूरी है। तब प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है कि आप लॉ बनाएं, ठीक है। प्रेसिडेंट को बोला गया कि आप लॉ बनाएं, ठीक है। तो इधर या बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, पार्लियामेंट के दोनों हाउस अगर सेशन में नहीं है, तब प्रेसिडेंट को बोला गया है कि आप क्या कीजिए, ऑर्डिनेंस बनाए, ऑर्डिनेंस, और आपको दिया गया आप लॉ बनाए, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 120, ठीक है। फिर उसी तरह का तुम स्टेट लेजिस्लेचर में देखोगी तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर में जो दोनों हाउस है, एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है असेंबली होता है और एक काउंसिल होता है, ठीक है। काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट में है। ये दोनों देखो लिखा हुआ इधर या तो एक या तो दोनों सेशन में नहीं है और कोई कानून बनाना हो, तब गवर्नर को बोला गया कि आप लॉ बनाएं, कौन सा पावर को यूज करके, ऑर्डिनेंस को यूज करके आप कानून बनाएं। लॉ मेकिंग लेजिस्लेटर का काम है, तो ये लोग भी लॉ मेकिंग कर रहे थे। इन दोनों का पावर कौन है, लेजिस्लेटिव पावर है। जो ऑर्डिनेंस पावर है ना वो लेजिस्लेचर है। देखो लेजिस्लेचर का मतलब भी होता है लॉ बनाना, ठीक है। तो बोला कि गवर्नर को जो आर्टिकल आर्टिकल दिया गया है लॉ मेकिंग का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, मोस्टली क्वेश्चन इससे आता है। गवर्नर को जो दिया गया 213 और प्रेसिडेंट को दिया 120 123। इसको याद करने का आर्टिकल क्या है बता दे। देखो इंडिया का फर्स्ट सिटीजन कौन होता है, इंडिया का फर्स्ट सिटीजन कौन होता है, इंडिया का जो फर्स्ट सिटीजन प्रेसिडेंट होता है, तो वो 1 नंबर में आएगा। अब प्रेसिडेंट जैसा है, प्रेसिडेंट जैसा है इसी के जैसा सेंटर में गवर्नर भी होता है। तो गवर्नर को 2 पोजीशन पे रखा गया, ठीक है ना, सॉरी गवर्नर को 2 पोजीशन पे रखा गया। तो गवर्नर मैं लिख दूंगी 2 और बाकी जो नंबर बचा हुआ ऐसे लिख दूंगी, हो गया याद। 1 2 3 2 1 3। हाँ 213, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। जब दोनों हाउस सेशन में ना हो तब ये लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस पावर दिया गया कि आप लॉ बनाएं, ठीक है। ये जो पावर दिया गया ये लेजिस्लेटिव पावर है इन लोगों का। अब यहाँ पे आ जाओ, बोला कि मस्ट बी सेटिस्फाई इमीडिएटली एक्शन इज नेसेसरी। क्यों बनाना है हमको, नेसेसरी जरूरी है एक्शन लेना, और हाउस सेशन में है ही नहीं है तब। यहाँ पे वही बात बोला कि इमीडिएटली मुझे एक्शन लेना है, इमीडिएटली लॉ बनाना है, ठीक है चलो आ जाओ। बोला कि अभी तो कोई हाउस सेशन में था नहीं और प्रेसिडेंट ने क्या किया, एक लॉ बना दिया, ऑर्डिनेंस पावर को यूज करके, ऑर्डिनेंस को यूज करके क्या बनाया, लॉ मेकिंग किया, ठीक है। तो अब ये जब लॉ बन गया ना, तो प्रेसिडेंट को जब पार्लियामेंट का जो अर्लियर से पार्लियामेंट जब आएगी अपना सेशन में, ठीक है ना, पार्लियामेंट का जब सेशन स्टार्ट होगा बोथ हाउस का, ठीक है, उसको 6 मंथ के अंदर, 6 वीक
सॉरी मंथ नहीं, 6 वीक्स आफ्टर रिजेंबल, मतलब उसको पार्लियामेंट क्या लोकसभा और राज्यसभा से उसको 6 मंथ में क्या करना है, मंजूरी लेना, उस पर अप्रूवल लेना है। अगर वो अप्रूवल नहीं लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, फिर कोई ये नहीं, कोई मान्यता नहीं है, ठीक ना, फिर डिसअप्रूवल हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ऐसे आता है एक और, तो अगर मान लो कि प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पावर बना के कोई लॉ बनाया, तो उसको कितने हफ्ते में उसको पार्लियामेंट से फिर जाके अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो 6 उतने दिन में तो आ जाएगी हाउस सेशन में, ठीक है ना। तो मुझे जल्द से जल्द जाके 6 मंथ के अंदर ही जाके अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर वही वाला, यहाँ पे वही 6 बोल रहा है, यहाँ पे वही 6 बोल रहा है। अब यहाँ पे देखो अप्रूवल किससे लेना होगा, पार्लियामेंट से। अप्रूवल किससे लेना होगा, 6 वीक ऑफ पार्लियामेंट, 6 मंथ के अंदर तुमको। अच्छा एक्सपायर बोला, एक्सपायर और ये बता दे इसका मतलब क्या है, एक्सपायर का मतलब क्या, अप्रूवल का मतलब क्या। यहाँ पे वही बोला है कि अगर सीज टू ऑपरेट, बोला कि अगर तुम 6 मंथ के अंदर पार्लियामेंट से जाके नहीं ले रही हो, 6 मंथ पार, सॉरी 6 वीक बोल रही हो, सॉरी 6 वीक पार हो गया और तुमने अभी तक अपने जो लॉ बनाया है ना, इस लॉ को तुमने पार्लियामेंट में जाके अप्रूवल नहीं लिया है, तो तुम्हारा जो लॉ बना है ना वो सीज हो जाएगा या डिसअप्रूवल हो जाएगा। स्टेट में भी यही केस है, सेंटर में भी यही केस है, ठीक है ना। 6 वीक पार्लियामेंट से जाके रिजम्बलिंग करना होगा, मतलब उस पर मंजूरी लेना होगा कि हाँ हमने ये बनाया ठीक है कि नहीं, ठीक है, उन्होंने मंजूरी दे दी। अगर आप 6 वीक के अंदर नहीं लेते हैं, पार्लियामेंट से लेना होगा, देख लो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा, ठीक है ना। अगर आप नहीं लेते 6 वीक के अंदर, तो आपका जो है ना वो सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपने जो लॉ बनाया इमरजेंसी पीरियड में इमीडिएटली एक्शन आपने जो लिया, जो लॉ बनाया, अगर आप पार्लियामेंट सेशन में आती है और अगर आप 6 वीक के अंदर जाके अप्रूवल नहीं लेते हैं, तब आपका क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा या फिर डिसअप्रूवल हो जाएगा। सेंटर में भी यही और स्टेट में भी यही, सेंटर में पार्लियामेंट से और स्टेट में तुम्हारा स्टेट लेजिस्लेचर से लेना जरूरी है। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बताओ, प्रियम्बल वर्ड कहाँ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी फेडरल वर्ड कहाँ मेंशन है, प्रियम्बल में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, या नन ऑफ दिस। फेडरल वर्ड कहाँ मेंशन है, none of this, बिल्कुल सही बताइए, कहीं पर मेंशन नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, फंडामेंटल के कौन से आर्टिकल में आता है। article 22, बिल्कुल सही बोली। चलो रिवीजन करते हैं हम लोग आर्टिकल, क्योंकि मैं सोची ही थी कि जब तुम्हारा फंडामेंटल रिलेटेड से कोई आर्टिकल आएगा ना तो मैं इसको रिवीजन करूँ। मैं इसीलिए खाली पेज लाई हूँ कि मैं रिवीजन करूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक मिनट, फंडामेंटल आर्टिकल, ठीक है, क्या है फंडामेंटल आर्टिकल, सॉरी फंडामेंटल राइट्स बोल रही हूँ मैं, मेरा भी दिमाग खराब है। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स जो है ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आती है। अच्छा सबसे पहले सॉरी, सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम लोग इंस्पायरेशन कहाँ से लिए, हम लोग इसको बोरो कहाँ से किए, क्या बताओ, आंसर पता है। फंडामेंटल राइट्स हम लोग कहाँ से लिए, यूएसएस, बिल्कुल यूएसए से लिए, याद हो गया, कहाँ से लिए, यूएसए से। इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कितना फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 13 to 20, 13 to नहीं 25, टोटल तो पहले पढ़ेंगे कि टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ओके। इनिशियली कितना था तुमको पता है, इनिशियली कितना था, वो राइट टू प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, में हाँ था। हम्म, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ। आर्टिकल क्या है फंडामेंटल राइट्स का, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का फंडामेंटल आर्टिकल है, ठीक है।
कोई बात नहीं, तो हम लोग हड़बड़ा के नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग देखेंगे भी और याद भी करेंगे और अपने माइंड में क्वेश्चंस भी लाएंगे। ओके, एक हो गया तुम्हारा आर्टिकल जो है। अब तुम बोलोगी कि ट्वेल्थ ट्वेल्थ के बारे में हम नहीं पढ़े, जब भी पढ़ते हैं लोग 14 से ही पढ़ते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज और, ये कौन सा पार्ट के अंदर आती है? पार्ट 3, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? इसको मागना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। फंडामेंटल राइट्स को मागना मागना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। कुछ भी नहीं याद होगा तो बोलना तुम मुझे कि मुझे नहीं याद हुआ, फिर से आप एक बार रिवीजन करा दीजिए, ठीक है। तो जो 6 फंडामेंटल राइट्स है, अच्छा जो एक और है वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम लोग 6 वाला पढ़ लेते, रिवीजन कर लेते, ठीक है ना। तो पहला जो एक है फंडामेंटल राइट्स, कितना है? 6 है। तो 6 में जो पहला एक नंबर है, इसका नाम क्या है? प्रेस को देखिए, इसका नाम है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का आर्टिकल है 14 से तुम्हारा 18 तक। सही बोल रही हूँ? आर्टिकल 14 से 18 तक का है, ठीक है ना। कितना से कितना तक है? आर्टिकल 14 से 18 तक है। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताना, हम लोग एक एक करके समझेंगे, ठीक है। अब इसमें जो आता है वो आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 में जो आता है वो आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। बोलो क्या आता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। हम लोग सब पढ़े हुए हैं, हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं, बस सिर्फ रिवीजन करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या है? हाँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, बिल्कुल इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या? इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है ना। अच्छा, फंडामेंटल राइट जस्टिकेबल है, मुझे ये भी तो लिखना पड़ेगा ना कि फंडामेंटल राइट क्या है? जस्टिकेबल। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मैं छोड़ दूँ, ठीक है ना। आर्टिकल 4 बोलती है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नजर में सब बराबर है, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या बोलती है? देखो कीवर्ड में सिर्फ लिखूंगी, ठीक है ना, सिर्फ कीवर्ड लिख रही हूँ। आर्टिकल 15 लिख जाओ, ऊपर जाओ भाई, ऊपर जाओ। आर्टिकल 15 क्या बोल रही है? प्रोविजन। प्रोविजन रोकना, क्या रोकना? प्रोहिबिट्स करना या प्रोविजन, जो भी। क्या प्रोहिबिट करना भाई? डिस्क्राइमिनेशन। अच्छा, डिस्क्राइमिनेशन किसके बेस पे? ऑन द बेसिस, ऑन द ग्राउंड ऑफ, अगर आपका रिलीजन्स के बेस पे हो रहा है डिस्क्राइमिनेशन तो रोकना है, ठीक है। रेस के बेस पे हो रहा, बिल्कुल रेस के बेस पे हो, कास्ट के बेस पे हो, तुम बोली सेक्स के बेस पे, बिल्कुल सही बोली, सेक्स का बेस पे हो, या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे हो, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के इन सब के बेस पे अगर डिस्क्राइमिनेशन होता है तो उसको रोका जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा, रोका जाएगा, ठीक है ना। ये आर्टिकल 15 बोलती है, ठीक है ना। प्रोविजन प्रोहिबिट डिस्क्राइमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एंड रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेस पे ये आर्टिकल 15 में बोला गया है, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या बोल रही है? एक बार हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 16 क्या बोल रही है। याद है आर्टिकल 16? बताओ। इक्वल, अभी याद करो, ठीक है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, किसको? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, हाँ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। मुझे बोलो 14 में क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15 में क्या है? डिस्क्राइमिनेशन रोकना। 16 में क्या है? अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। एक एक पॉइंट करके हम लोग जल्दी जल्दी याद करेंगे। 17 में क्या है? रेगुलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छूत छात को खत्म करना है, अनटचेबिलिटी, ठीक है। और 18 में क्या है? 18 में क्या बोला गया है? प्रोविजन, किस चीज को रोकना भाई? प्रोहिबिट करना, रोक देना, खत्म कर देना, किसको? तुम्हारा टाइटल को, ठीक है ना।
प्रोविड कर देना, खत्म कर देना। एक मिनट, किसको खत्म करना भाई? टाइटल को। लेकिन कौन सा टाइटल? वो जो राय बहादुर सर वो, लेकिन कौन सा टाइटल वो खत्म नहीं किया गया? कौन? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसके से? ये तो टाइटल खत्म कर दिया गया, जैसे राय बहादुर सर, नाइट एंगल, ये सब खत्म किया गया, लेकिन किसको खत्म नहीं किया गया? मिलिट्री, मिलिट्री, मिलिट्री टाइटल, जैसे तुम देखी होगी मेजर जनरल, है ना, या फिर एकेडमिक, या फिर एकेडमिक, ये सब खत्म नहीं किया गया। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब सेवा, सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक खत्म नहीं किया। जैसे पीएचडी का डिग्री का मिल गया, ठीक है ना, पीएचडी डिग्री हो गया, या फिर तुम्हारा परमवीर चक्र, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, वो सब अवार्ड को खत्म नहीं किया गया। टाइटल को खत्म कर दिया गया, राय सर, उन सबको खत्म किया गया। नाइट एंगल, वो सब, नाइटवुड, सॉरी नाइट एंगल नहीं, नाइटवुड अवार्ड, वो सब टाइटल जो दिया था ना, वो सब खत्म कर दिया गया, वो टाइटल खत्म किया। लेकिन मिलिट्री और एकेडमी छोड़कर, मिलिट्री एकेडमी छोड़कर, ठीक है ना, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमी, सारे टाइटल को एब्यूज कर दिया गया है, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमी, ठीक है। मुझे एक बार जल्दी जल्दी एक बार कीवर्ड बताओ, मैं जल्दी से इसको मिटा दूंगी। 14 में क्या बोला गया? जल्दी से बोलो। 14 में मैम 18 19 होगा ना मैम? नहीं, मैं तुमसे रिवीजन करवा रही हूँ ना, इसलिए तुमको याद नहीं है इसलिए। हाँ, ये कह रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। बिल्कुल, इक्वालिटी बिफोर लॉ। जल्दी से बताओ 15 में क्या बोला गया? prohibition on the basis of religion, sex, 16 में क्या caste. बोला गया? 16 में 16 में मैम बोला गया पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 में क्या बोला गया? prohibition of untouchability. हाँ, अब मुझे बताओ फिर 18 में क्या बोला गया? Election of title. बिल्कुल सही बोली, चलो। सबका कीवर्ड भी याद करा दी, ये करा दी। चलो दूसरा चीज, दूसरा वाला स्टार्ट कर। एक सेकंड, मेरा ना थोड़ा सा ये प्रॉब्लम दे रहा है, थोड़ी स्मार्ट आ लेने। एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। उसके बाद मैंने पूछा, वेट वेट, चला गया। दूसरा वाला का नाम बताओ, दूसरा वाला क्या है? Right to freedom. राइट फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, सॉरी, राइट टू फ्रीडम, FREDM, फ्रीडम। आर्टिकल बता दो जल्दी से। 19 से लेकर के 20 तक। 22, ठीक है, 19 से लेकर 22 तक का ये आर्टिकल है, ठीक है, समझ में आ गया। अब तुम मुझे बताओ कि 19 आर्टिकल में क्या बोला गया? 19 आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। देखो, राइट टू फ्रीडम तो है, लेकिन ये 19 आर्टिकल को कितने पार्ट में बांटा गया है? इसको 6 पार्ट में बांटा गया है ना, हम लोग पढ़े भी थे। A B C D E, एक एक वर्ड लिखेंगे। यहाँ पे फ्रीडम दिया, देखो एक चीज लिखेंगे तो बाकी सब खाली ऐसा एरो दे देंगे, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, देखो पहले बोलने की आजादी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किस चीज की आजादी दी गई? एक्सप्रेशन की आजादी। उसके बाद किस चीज की आजादी दी गई है? पीसफुल असेंबली। फिर क्या आजादी दी गई है? पीसफुल के बाद एसोसिएशन बनाने की आजादी, ठीक है ना। फिर क्या आजादी दी गई है तुम्हारा कि तुम कोई भी प्रोफेशन कहीं भी कभी कर सकते हो, है ना। अच्छा एक मिनट को, तो एक एक दो तीन चार ही हो रहा ना। नहीं, प्रोफेशन था, एक मिनट, नहीं एक मिनट, एक था तुम्हारा, मेरे माइंड में आने दो, फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अच्छा, फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक ही में ना आएगा, ये बोला गलती हो रहा है। फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ना, वो एक ही में आएगा।
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक ही में आएगा, उसके बाद एसोसिएशन, असेंबली, यूनियन, ये सब अलग आएगा। रुक जाओ मैं एक बार डिलीट। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। बताओ उसके बाद क्या होगा? एसोसिएशन, क्या? अच्छा तुम फंडामेंटल राइट याद किए कि नहीं, मुझे बताओ तो पहले। मतलब थोड़ा माइंड से निकल गया है ना, यही प्रॉब्लम है ना। हाँ अच्छा ठीक है, होता है, कोई बात नहीं। हाँ, एसोसिएशन बनाना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एसोसिएशन बनाना। उसके बाद एक और था, रुको ना, इसके बाद कुछ और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कीवर्ड्स याद करती हूँ। उसके बाद हम कहीं भी जा सकते, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। हाँ बोलो। मैम उसके बाद ये एसोसिएशन करना, फिर एक ये सबके साथ मिल करके एक ये बनाना, यूनियन, यूनियन बनाना। हाँ उसके बाद था कि कहीं सकते हैं, कहीं रह सकते हैं, और फिर वहां जाकर के अपना ये भी कर सकते, कोई भी ट्रेड या ये मतलब काम कर सकते, कोई भी बिजनेस कर बिल्कुल सकते। बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। देखो और मैं एक बार अच्छे से बता दे रही हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक में आएगा, फ्रीडम ऑफ असेंबली पीसफुली। मैं अच्छे से लिख रही हूँ, रुक जाओ। देखो आर्टिकल 19 ए बी सी डी, अभी मैं यहाँ तक लिख रही हूँ, फिर उसके बाद लिखेंगे। फ्रीडम, एफ से फ्रीडम रहेगा क्योंकि टाइम नहीं ना उतने से। फ्रीडम ऑफ, ठीक है, क्या होगा स्पीच में, मेन मेन बात लिख रही हूँ, स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये एक में ही आएगा। एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला असेंबली बनाना, पीसफुली, पीसफुली असेंबली बनाना, मतलब विदाउट आर्म्स, कोई आर्म मत रखना अपने साथ। तुम असेंबली बना रही हो ना, तो तुम कोई हथियार नहीं रख सकते हो अपने साथ, ठीक है। उसके बाद बोला कि एसोसिएशन बनाना, ठीक है। उसके बाद तुम एसोसिएशन मतलब यूनियन वगैरह बना सकती हो। उसके बाद बोला कि तुम कहीं पर भी मूव कर सकते हो, मूव फ्रीली, कहीं भी तुम इंडिया में जा सकती हो फ्रीली, थ्रू आउट द इंडिया, इंडिया के किसी भी हिस्से में तुम फ्रीली घूर सकती हो, थ्रू आउट इंडिया, तुम इंडिया में कहीं पर भी जा सकती हो, ठीक है। कहीं पर भी तुम रिसाइड कर सकती हो, रिसाइड मैंने रहना, कहीं पर भी रिसाइड कर सकती हो, रिसाइड कर सकती हो, सेटल्ड हो सकती हो, ठीक है ना। कोई भी प्रोफेशन कर सकती हो, प्रैक्टिस, तुमको फ्रीडम है कोई भी प्रोफेशन करने के लिए, एनी प्रोफेशन करने के लिए, एनी प्रोफेशन, बस की वर्ड याद करो ना हो जाएगा। कोई भी प्रोफेशन करने के लिए, प्रोफेशन है, ठीक है। मैं स्पेलिंग अच्छे से लिख दूंगी, PROFE साइन। तुम इंडिया के कोई भी पार्ट में, कोई भी पार्ट में तुम कोई भी प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस कर सकती हो कहीं पर भी। ये हो गया तुम्हारा 6 वाला, ठीक है। उल्टा चला गया थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल, तो याद हुआ कि नहीं? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, थ्रू आउट, यहाँ से देखो 3 अलग है, यहाँ से देखो 3 अलग है, और यहाँ से अलग है। यहाँ पहले बोला कि तुम कहीं भी इंडिया में जा सकती हो, कहीं भी रह सकती हो, कोई भी जॉब कर सकती हो। ऊपर बोला कि तुम बोलने की आजादी है, असेंबली बनाओ, जब बोलने की आजादी है असेंबली भी बना सकती हो और एसोसिएशन भी कर सकती हो, ठीक है। एक बार मुझे बताओ, देखो टाइम भी बहुत जल्दी जल्दी पार हो रहा है। अच्छा तुमको तो याद ही हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि देखो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ और क्या है? नेक्स्ट वाला बताओ, माइंड में है तो बताओ। माइंड में नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं बता दी, ठीक है, मैं बता दी, आ जाओ। अच्छा नहीं, ये तो हो गया तुम्हारा ये ना, सॉरी, ये तो अभी 19 हुआ, अभी तो वो 20 पढ़ना बाकी है, 20 भी तो पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ 20 वाला आर्टिकल, अभी तो तुम्हारा वही चलेगा, राइट टू फ्रीडम ही चल रहा। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 है, तो अब 20 पढ़ेंगे, 90 पढ़े हम लोग, अब आर्टिकल 20 पढ़ेंगे। आर्टिकल 20 में क्या बोला गया देखो, इसका कीवर्ड सिर्फ पढ़ो, प्रोटेक्शन देना है और रिस्पेक्ट देना है। किसको भाई?
किसको प्रोटेक्शन देना, किसको, ऑफ कन्विक्शंस फॉर ऑप्शंस, जो क्रिमिनल होते हैं ना, जो क्रिमिनल होते, जो ऑप्शंस हो, हाँ होते हैं, उनको रेस्पेक्ट भी देना, प्रोटेक्शन भी देना। किसमें बोला गया? आर्टिकल 20 में बोला गया, ठीक है। आर्टिकल 21 में क्या बोला गया? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। इसके बाद तुमको बोलो आर्टिकल 21 में क्या बोला गया? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, है ना। 6 से 14 साल के बच्चों को, चिल्ड्रन को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जल्दी जल्दी बताना, ठीक है ना। ये हो गया 22 बचा हुआ, 22 आर्टिकल 22, ठीक है। आर्टिकल 22 में क्या बोला गया? डिटेन, बट डिटेन याद करो ना, प्रिवेंटिव डिटेन, प्रिवेंटिव डिटेन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? प्रिवेंटिव डिटेन। डिटेन भी मैं लिख दूंगी तो समझ में आएगा, प्रिवेंटिव भी लिख दूंगी तो, चल प्रिवेंटिव डिटेन ही लिखूंगी। आर्टिकल 20 में बोला गया है प्रिवेंटिव डिटेन, देख लो, ठीक है। डिटेंशन भी कर सकते हैं या डिटेन भी, याद हो गया। एक बार हम लोग इसको फिर से रिवीजन क्या करना, तुम लोग अब इसको एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। बाकी तो मैं करवा ही चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वाला आर्टिकल का नाम है, हम लोग क्या पढ़े? राइट टू इक्वलिटी पढ़े, और राइट टू फ्रीडम पढ़े, फ्रीडम पढ़े, ठीक है ना। अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, बिल्कुल 23 23 में क्या बोला गया? बहुत इजी है। रोकना, किसको रोकना? प्रोविज करना, प्रोविजन करना, प्रोविजन करना, किसको? बिल्कुल, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग ट्रैफिकिंग या फोर्स लेबर, है ना, फोर्स बंधुआ मजदूर, फोर्स लेबर को रोकना है, हो गया। आर्टिकल 24 क्या बोलता? फिर बोलता है प्रोविजन, है ना, प्रोविजन, क्या प्रोविज करना है बोलो? 6 से 14 साल के बच्चों को, चाइल्ड लेबर को खत्म करना है, चाइल्ड लेबर को, ठीक है, हो गया। बोला क्या गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को, 14 साल से नीचे, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर काम करते पकड़ा गया तो वो कानूनन जुर्म है, तो रोकना है। आर्टिकल 24 में बोला गया है कि चाइल्ड लेबर को रोकना, मतलब क्या? प्रोविजन, ठीक है ना, प्रोविजन मैं यहाँ पे लिख दे दी, रुक जा, प्रोविजन, प्रोविजन, क्या प्रोविजन? बच्चों को काम करने से रोकना, एम्प्लॉयमेंट करने से रोकना, है ना, किसको? चिल्ड्रन को, ठीक है। फैक्ट्रीज में काम करने से रोकना, फैक्ट्रीज में या किसी इंडस्ट्रीज वगैरह में, जैसे चूड़ी का, पहले जब ये वाला नहीं आया था तो चूड़ी के कारखाने में बहुत सारे बच्चे करते, बचपन में ही उन लोगों का हाथ कट जाता था, ठीक है ना। कितना एज कितना रखा गया? कितने साल के बच्चे तक नहीं कर सकते हैं? बिलो 14 साल से नीचे अगर कम उम्र के बच्चे किसी फैक्ट्रीज में पाए गए, उस फैक्ट्री पे हमारा इलीगल कार्रवाई चलेगा, ठीक है। इसके बाद हो गया आर्टिकल सॉरी मैं आर्टिकल बोल रही हूँ। हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, और फोर्थ पढ़ेंगे, फोर्थ का नाम है राइट टू फ्रीडम, बोलो। कल से एजुकेशनल राइट होगा ना? नहीं, क्यों? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हाँ। और ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक का आती है ना। आर्टिकल 24 में क्या बोली गई? आर्टिकल 25 में बोली गई, मैं मेन बात, ठीक है ना। क्या बोला कि आपको फ्रीडम है, किस चीज का भाई? टैक्सेशन वगैरह का नहीं, तो 25 में टैक्सेशन के बारे में नहीं बोला गया, 25 में बोला गया कंसेंस के बारे में। देखो एक एक वर्ड पढ़ो,
कंसेंस, लोगों को आगाह करना, ठीक है। फ्री प्रोफेशन करना, प्रैक्टिस करना, अपने रिलीजन से रिलेटिव अगर तुमको लोगों को आगाह करना, कंसेस करना, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना, अपने रिलीजन से रिलेटिव कोई चीज को प्रैक्टिस करना, कोई कुछ प्रोपोगेशन करना, कुछ फैलाना है। तो हम लोग जमायत में जाते हैं वो, ठीक है ना। प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन या कॉन्सेंस, लोगों को बताना अपने रिलीजन से रिलेटिव, वो फ्री है। आर्टिकल 25 में बोला गया। मान लो कोई लोग जमायत में गया, ठीक है, और उसको बोला कि आपको, अब वो लोग जाके जमायत में दिन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, और वहां पे कोई आके ऑब्जेक्शन कर रहे थे, आप नहीं बता सकते हैं, तो ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन होगा। क्यों? आर्टिकल 25 में साफ साफ लिखा है कि आपको फ्रीडम दी गई है कॉन्सेंस, लोगों को बताने की, प्रैक्टिस करने की, अपने रिलीजन को फैलाने की आपको आजादी है। प्रोपोगेशन का मतलब क्या? फैलाना। आपको आजादी है। राइट टू फ्री कॉन्सेंस है, आप बिल्कुल फ्री है अपने रिलीजन को फैलाने के लिए, ठीक है ना। अब आर्टिकल 26 में क्या बोला गया, देखिए आर्टिकल 26 में क्या बोला गया, ये देखो, ठीक है। आर्टिकल 26 में बोला गया है कि आपको फ्रीडम है। क्या फ्रीडम है? टू मैनेज करो अपने रिलीजियस अफेयर को। तुम्हारे रिलीजियस से जुड़ा कोई भी काम है ना, तुम उसको अपना मैनेज कर सकती हो, ठीक है ना। मैनेज, यहाँ देखो, कॉन्सेंस, प्रोपोगेशन आर्टिकल 25 में, अफेयर मैनेज आर्टिकल 26 में। अब 27 में बोला गया है तुम्हारा टैक्सेशन के बारे में, ठीक है। 27 में क्या बोला गया है कि फ्रीडम आपको मिलता है, ठीक है ना। किस चीज से फ्रीडम मिलेगा भाई? फ्रीडम फ्रॉम किससे? टैक्सेशन से। आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको टैक्सेशन नहीं देने का। अगर जैसे आप अपना रिलीजन को क्या कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हैं, है ना। जलसा होता है तुम्हारा, लोग जमायत में जाते तो प्रमोशन करें ना, उस प्रमोशन के लिए आपको जगह जगह जाना पड़ेगा, जलसा करवाना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आप टैक्स नहीं दे सकते। रिलीजन के प्रोपोगेशन के लिए आप टैक्स नहीं देंगे, फ्री है। आप अपने रिलीजियस से रिलेटेड कोई भी मैनेज करना चाहते हैं, जो भी मामला है आपको समझाना है, संभालिए, है ना। फ्रीडम, अगर आपने अपने फ्रीडम को प्रोपोगेट करना है तो कीजिए। कॉन्सेस मतलब क्या? लोगों को बताना, हाँ, आगाह करना लोगों को, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा राइट टू फ्रीडम। 28 होगा ना, ओ, मैं 28 भूल गया आर्टिकल, हाँ एक, उसमें चलो, में जा सकती कोई फ्रीडम है आपको, है ना, फ्रीडम है आपको। किस चीज की फ्रीडम है भाई? फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस प्रोग्राम, हाँ, रिलीजियस प्रोग्राम हो गया, या कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के नहीं, एकदम जैसे कोई बोला जा रहा है ना कि कोई पूजा चल रहा है तो हम उसमें नहीं जाना चाहते, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर हम लोग का, जैसे हम लोग का यूनिवर्सिटी मुस्लिम है और हम लोग का कोई रिलीजियस प्रोग्राम चल रहा है और उसमें हिंदू लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, दोनों पे है कि दोनों पे ये बात लागू है, ठीक है। तो आप लोग अटेंड ना करें। अगर कोई आपको जिद कर रहा है कि नहीं आपको अटेंड करना ही पड़ेगा, तो ये आर्टिकल 28 का उल्लंघन है, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा कीवर्ड, खाली याद कर लेना, अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, कीवर्ड ही खाली लिखेंगे। उसके बाद आएगा तुम्हारा 6 नंबर, कल्चरल एंड एजुकेशनल। अच्छा, ये 5 नंबर, सॉरी, एजुकेशनल राइट्स, पूरा तो आज इसी में टाइम जा रहा। ये हो गया आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देना आर्टिकल 29 में बोला गया है। प्रोटेक्शन देना, बस खाली एक ही वर्ड याद करना, प्रोटेक्शन देना। किसको प्रोटेक्शन देना? माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को। हम लोग का इंटरेस्ट क्या है? जैसे हम लोग ईद मना रहे हैं, हम लोग माइनॉरिटीज है तो हम लोग ईद मनाते हैं, तो हम लोग का इंटरेस्ट ईद में है ना। कोई भी फेस्टिवल हो या किसी भी चीज में हम लोग का कल्चर, हम लोग का लैंग्वेज, उन सबको भी प्रोटेक्शन देना, ठीक है ना। माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देना, माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन नहीं देना, इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देना, ठीक है ना। आर्टिकल 30 क्या बोलती है? आर्टिकल 30 बोलती है कि राइट टू, हाँ, माइनॉरिटीज को राइट है, जो माइनॉरिटीज है ना इंडिया में, वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, लैंग्वेज का कोई भी स्कूल, हाँ, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना, अपना
एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा, इसमें बोला गया। अब एक और आता है आर्टिकल जिसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये है तुम्हारा 6 आर्टिकल, ठीक है ना। और ये आर्टिकल 32 है बस। इसमें बोला गया है, बता दे रही हूँ मैं इसमें क्या बोला गया है कि प्रोटेक्शन, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन देना, ठीक है ना। क्या बोला गया? फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देना। तो फंडामेंटल राइट्स को हम प्रोटेक्शन कैसे देंगे? 6 तरह का रिट्स को यूज करके। 6 नहीं है, मैं 6 नहीं, सॉरी 5 रिट्स हैं। 5 रिट्स को यूज करके और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 रिट्स कौन कौन सी, चलो देखते हैं। पहला होगा हेबिस कॉर्पस। हाँ। फिर हो गया मैंडामिस, नहीं प्रोविजन, प्रोविजन। अच्छा, मुझे क्रोनोलॉजिकल में कराना पड़ेगा ना, क्योंकि बिकॉज कि ये क्रोनोलॉजिकल में ही आती है, तो ये मुझे नहीं, मैं तुमको जब पहले कराई थी ना, तो वो तुम्हारा बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, वहां तो मैं करवाई हूँ, यहाँ पर भी मैं करवा दे रही हूँ, क्या। हाँ, क्या मैं कराई? एक मिनट, हाँ रीड्स ना, मैंडामिस कराई ना, हैबिस कॉर्पस और तुम्हारा मैंडामिस, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा प्रोविजन, नहीं ठीक है, प्रोविजन प्रोविजन के बाद आ जाएगा तुम्हारा सेरशरी, ये ठीक, वहां पे थोड़ा सा ऊपर नीचे था, सेरशरी। एक मिनट, मैं स्पेलिंग सही से लिख रही हूँ, बढ़ा कर लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी गलत हो जा रहा है। CERCIORI, सेरशरी, ठीक है ना। और एक आर जो है उसका नाम क्या है तुम्हारा? कोवैरेंटो। अब सबका कीवर्ड लिखेंगे, कोवैरेंटो, ठीक है। सबका कीवर्ड लिखने के लिए मुझे ये चाहिए, कलर चेंज करें। देखो, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है रिट्स यूज करने का? 32। हाई कोर्ट का क्या है बताओ तो? 32 आर्टिकल 246 है मैम। नहीं, हाँ 226। हाँ 226 बिल्कुल सही बोली। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जो एग्जाम में देखोगी तो तुमको याद आ ही जाएगा। फिर भी एक माइंड में रख लेना कि क्या है कैसे है, ठीक है। हाँ बाकी तो सब हो ही जाएगा। हाँ अच्छा, एक और मैं देख रही हूँ और इसमें से क्या क्वेश्चंस था, मैं माइंड में ला रही हूँ, एक सेकंड। किस में आता है? क्या? जैसे कोवर्ट है ना, उसका मीनिंग पूछा था। हाँ बिल्कुल। हाँ एक सेकंड में बता रही हूँ। हाँ चलो, जो कलर चेंज करना पड़ेगा ना, तो फिर तुम confuse। जैसे हैबिस कॉर्पस को क्या बोलते हैं? टू हैव द बॉडी, ये आता है मैचिंग करने के लिए, टू हैव द बॉडी। बाकी मैं समझाऊंगी नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है ना। खाली याद रख लेना, हैबिस कॉर्पस का मतलब टू हैव द बॉडी, ठीक है ना। मैं समझाई हूँ क्लास में तुम, ठीक है। टू हैव द बॉडी। वी कमांड, मैंडम इसका मतलब हो जाएगा वी कमांड। प्रोविजन का मतलब हो जाएगा तुम्हारा कि प्रोहिबिट करना, रोकना, तो इसका मतलब वही होगा, प्रिवेंट करना या प्रोहिबिट करना। हाँ, टू बी सेटिस्फाई तो इसमें हो जाएगा ये वाला में, टू बी सेटिस्फाई, इसमें हो जाएगा टू बी सेटिस्फाई, मतलब कि हाँ टू बी सेटिस्फाई हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा, रुक जाओ मैं इसमें लिख दे रही हूँ, इसका मैं एक बार वट वट ऑथोरिटी, कहाँ है तुम्हारा ऑथोरिटी?
इसका हो गया है ना। अच्छा मेरे राइटिंग समझ में आ रहा, बोलो तो पहले मैं ऐसे लिखी हूँ, मैं अच्छे से लिख दे रही, तो ऊपर करके लिख, ठीक है। बाई ऑथोरिटी, व्हाट, क्या है तुम्हारा ऑथोरिटी, तुम क्यों इस पोस्ट पे बैठे हो, समझ में आ गया। प्रोहिबिट करना, इसको रोक देना, टू बी प्रोहिबिट, और इसका हो जाएगा तुम्हारा टू बी सेटिस्फाई, हाँ टू बी सेटिस्फाई। बाकी तो सब हो गया, और तो कुछ है नहीं ऐसा। फंडामेंटल राइट्स में मैं दोनों ही याद करा चुकी हूँ, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, और तो कुछ नहीं है, नहीं चलो हो गया। हाँ ये याद हो गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाला सब भी हो गया ना तुम्हारा, ये रिट्स भी हो गया तुम्हारा, रिवीजन। चलो कोई बात नहीं, रिवीजन तो होते जा रहा ना। चलो इधर आ जाओ, तो नंबर पेज था, हाँ ये तो था, ठीक है ये हो गया था ना, ये हो गया। बोलो आराम से पढ़ो और आंसर दो। चलो मैं आंसर रख ली, तुम सबका आंसर बताओ, तुम इसमें मारी ना प्ले के। स्टेट को सबसे ज्यादा मानता कौन है, मैं ये बता रही थी, ठीक कोई बात नहीं करो। इसका बताओ कि एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ ओरिजिन बेसिकली, हिस्टोरिकल थ्योरी, चलो मार दी, इसका बताओ। मैम हिस्टोरिकल थ्योरी होगा या फिर डिवाइन थ्योरी होगा? तुम पहले बताओ, मैं बता रही, इसका बताओ एरिस्टोटल, स्टेट इज प्रायर टू मैन, कौन बोला कि स्टेट पहले आया मैन से? इसमें क्या है, एरिस्टोटल डिक्टम द स्टेट इज प्रायर टू मैन टू ये इम्प्लाई किसने बोला कि स्टेट जो है, स्टेट पहले आया मैन से, ये किसने बोला है? ओ नहीं, क्वेश्चन समझो, नहीं सॉरी, इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेट इज द प्रायर टू मैन, तो इसका मतलब क्या है? द टेम्पररी प्रायर ऑफ द स्टेट, या ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टेट इज द स्टेट, या इंटीग्रेटेड यूनिटी ऑफ मैन एंड द स्टेट, या एजेनेटिक फैलिसी। चलो आज एक मिनट, मैं ये वाला करी हूँ आज, मैं पढ़ा रही हूँ। स्टेट का तो दीवाना है ना एरिस्टोटल, में बताई थी ना, वो तो स्टेट को बोलता है कि स्टेट के बिना इंसान अगर रहेगा तो बीस्ट है, मतलब स्टेट के बिना वही इंसान रह सकता है कि जो बीस्ट है या गॉड है, ठीक है ना। मैं ये बताई थी तुमको कि एरिस्टोटल बोलता है, मैं है ना, मैं पढ़ाई थी कि एरिस्टोटल बोलता है कि स्टेट के बिना वही इंसान रह सकता है जो बीस्ट है या गॉड, बस यही, स्टेट इंसान के लिए बहुत जरूरी है ना। एरिस्टोटल ने यहाँ तक बोल दिया कि तुम्हारा ये वाला बात कि स्टेट इज प्रायर टू मैन, ये एरिस्टोटल बोलता है कि स्टेट पहले आया है मैन से, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेटेड यूनिटी ऑफ द मैन एंड द स्टेट, स्टेट और मैन जो है ना एक दूसरे के साथ मिली हुई है, जुड़ी हुई है, इंटीग्रेट है, दोनों एक दूसरे, जो बोला ना स्टेट इज प्रायर टू मैन, इसका मतलब है कि मैन और स्टेट एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है, पूरा मिली हुई है। और एरिस्टोटल जो थ्योरी बताता है ओरिजिन ऑफ स्टेट का, ये डिवाइन थ्योरी नहीं, डिवाइन थ्योरी में तो किंग के बारे में बोला गया है कि किंग खुदा का ये है। फोर्स थ्योरी भी बिल्कुल अलग अलग, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हम क्या बताए थे, बस हॉब्स, रूसो, लॉक, अन्यू में तुम्हारा कांट मिलेगा, और रॉल्स मिलेंगे, जॉन रॉल्स, तो जो कि तुम्हारा सिलेबस में है नहीं, कांट और जॉन रॉल्स फाइन है, हॉब्स और रूसो एंड लॉक ही है, तो सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी तो होगा नहीं, तो बचा हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल ही होगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे ही माइंड में आता है ना। एरिस्टोटल तो दीवाना था, किस चीज का दीवाना था तुम्हारा? स्टेट का, वो तो बोलता है कि स्टेट जो है ना हर इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है, हर एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है ना, ये तुम देखना, मैं करवाई थी, ठीक है कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगी, हाँ ठीक है, ओके ओके, चलो ये हो गया।
अच्छा ये सब अभी मत करो, तो मैं तुमको बाद में कराऊंगी। ये करो, ये तो मैं करवा चुकी, करो, ये हो गया तुम्हारा। लॉक किसी किसी बीच में, किसी किसी बीच में डिस्टिंग। हाँ बोलो। स्टेट एंड गवर्नमेंट, सही। राइट टू रेजिस्टेंस किसने लाया? बिल्कुल, ये सब तो एक सेकंड में आंसर देने वाला चीज है। देखिए लैपटॉप चाहिए। स्टेट एंड गवर्नमेंट, चलो ये क्वेश्चंस करो। किस कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है? डज नॉट, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो तुम, क्योंकि ये तुमको फंडामेंटल ड्यूटीज याद है, फिर भी करोगे तो करो। ये क्वेश्चंस गलती से आई है मुझे, क्योंकि ये सब तुमको आता ही है, मैं करवाई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें आएगी? हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज को कब ऐड किया, कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? सरण सिंह ने कितना सजेशन किया था? ये सब तो तुमको पढ़ा हुआ है, फिर भी आंसर बताओ। इसमें तो 10 होगा। बताओ, मैं टिक मार रही हूँ, बता दो। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वे आर सजेस्ट बाय शरण सिंह, तुम इस पर टिक मारी। यहाँ बताओ कहाँ पर नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज, किस कंट्री में नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज? और फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट के अंदर आती है, ये बताओ। कितना नंबर? ठीक है, चलो सही बताई। ये तो कल ही रिवीजन हुआ। हाँ सही है, चलो बोलो। ये बोलो कब आया फंडामेंटल ड्यूटीज, कब आया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल, हाँ 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 हाँ, एकदम सही बोली, चलो आ जाओ, सही बोली। ये वाला भूल रहा था, इसका क्या होगा? जर्मनी होगा ना? हाँ जर्मनी होगा। और मैं बता देती हूँ, रशिया से हम लोग लिए थे, इंडिया में है। और अभी जो ऐसी कंट्री है जहाँ पे तुमको फंडामेंटल ड्यूटीज मिलेगी तो सिर्फ जापान है, और कहीं पे नहीं है। अच्छा, इन्होंने 10 तो दिया था, लेकिन 8 ही सजेशन माना गया था, 2 और ऐड किया गया था, बता मैं बताई थी तुमको, है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कराना चाह रही हूँ, दूसरा क्वेश्चन लाई हूँ, ये मुझे लगा गलती से आ गया है, मुझे देखने दो। तो करवा चुकी हूँ मैं क्वेश्चन, ये तुम रिवीजन करो, ठीक है। अच्छा ये सब हो गया, चलो मैं दूसरा पीडीएफ स्टार्ट कर। ये क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ, ठीक है ना, तो अभी मत करो, मैं पहले पढ़ा देती तब करना तुम, क्योंकि ये आर्टिकल नहीं कराएंगे इस वजह से। इधर देखो, ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम लोगों का आया था, ये वाला आर्टिकल 124, ठीक है। इसलिए मैं कुछ सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट आर्टिकल लाई हूँ। बोले कि आर्टिकल 37 बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, गिव द सुप्रीम कोर्ट टू पावर रिव्यू बाय एनी जजमेंट ऑर्डर। मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, ठीक ना, कुछ केस में, ठीक है, तो उस केस को या कोई ऑर्डर पास किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द सुप्रीम कोर्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया किसको? सुप्रीम कोर्ट को, किस चीज का? रिव्यू करने का, किसी भी जजमेंट या किसी भी ऑर्डर जो पास हुआ उसको फिर से रिव्यू करने का आर्टिकल। एक तो मैं 30 बताई थी, और एक आर्टिकल 37 भी है, ठीक ना। आर्टिकल 37 में बोला गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देती है कि वो रिव्यू कर सके कोई भी जजमेंट को, ठीक है ना। मान लो हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, उसको रिव्यू करना तो वो कर सकते। कोई भी ऑर्डर पास हुआ है, लोकसभा राज्यसभा ने कोई पार्लियामेंट ने कोई ऑर्डर पास किया, उसको रिव्यू करना है। आर्टिकल 137 में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। आर्टिकल 13 में भी बोला गया है, और आर्टिकल 137 में भी बोला गया, बहुत सारे आर्टिकल में बोला गया। लेकिन जो जो आर्टिकल पे क्वेश्चन आया वो हम लोग याद करेंगे, ठीक है। पूरा याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया कि किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि वो जुडिशियल रिव्यू, मतलब वो रिव्यू कर सकता है, कोई भी जजमेंट आया उस पर रिव्यू कर सकता है, कोई भी ऑर्डर पास हुआ उस पर रिव्यू कर सकता है। तो आर्टिकल 37। फिर आर्टिकल 13 में भी बोला गया है क्या फंडामेंटल राइट को मतलब ये जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, आर्टिकल 13 में बोला गया। आर्टिकल 124 में बोला गया है कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश करना चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट, यही वाला क्वेश्चन आया हुआ है
कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंदर आती है? आर्टिकल 124। सुप्रीम कोर्ट को एक पावर दिया गया है जिसका नाम है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, है ना। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या, मैं पढ़ाई थी, सेंटर, स्टेट एंड सेंटर के बीच में लड़ाई हो जाए, या स्टेट और स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाए, या दो स्टेट और सेंटर या यूनियन, सेंटर को यूनियन भी बोलते, इनके बीच में लड़ाई हो जाए, इस लड़ाई को कौन सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट। और इस लड़ाई को सुलझाने के पावर क्या बोला गया? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का। तो ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आती है? आर्टिकल 131। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आता है। प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट एडवाइस लेती है, एडवाइस इससे लेती है, एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर पे कंसल्ट करती है। एडवाइस बोलो या कंसल्ट, रिजल्ट में मैं अच्छे से बता रही हूँ, कंसल्टिंग पावर का नाम है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करती है, मशवरा करती है, कंसल्ट करती है नहीं मशवरा करती है किसी सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 143। तो ये जो प्रेसिडेंट कंसल्ट करी सुप्रीम कोर्ट से, इसको कौन सा ज्यूरिडिक्शन का नाम दिया गया है? एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, क्योंकि यहाँ पे वो एडवाइस दे रही है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, मैं बता दे रही। एक तो क्वेश्चन पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन कौन सा आर्टिकल के अंदर आएगी? सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन कौन सा आर्टिकल के अंदर आएगी? तो आर्टिकल 143। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करता है या एडवाइस दे रहा, तो ये कौन सा आर्टिकल में आती है? तो आर्टिकल 143। समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है कोई भी ऑर्डर को, कोई भी जजमेंट को, आर्टिकल 101। सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश करना, आर्टिकल 124। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन, आर्टिकल 131। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आर्टिकल को याद कराऊंगी तुमको, ठीक है। अच्छा ना, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो मैं तुमको पूछूंगी तो मुझे बताना, ठीक है। मैं तुमको कराई हूँ, ऐसा बात नहीं है। मैं इसका चार्ट बना निकालती हूँ, मैं पूछूंगी तो मुझे बताना, ठीक है। हाँ, आर्टिकल 124 बताओ, अभी हम बताएं कि क्या है ये आर्टिकल। स्टैब्लिश ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल। आर्टिकल 143 क्या है? एडवाइजरी पावर, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, है ना। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन या प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से क्या करती है? एडवाइस लेती है, ठीक है। समझ में आ गया? इसके बाद मुझे बताओ आर्टिकल 74 क्या है? प्रेसिडेंट का आर्टिकल 74। नहीं, ये 74 क्या है बोलो? आर्टिकल 74 तो इसका पावर, प्रेसिडेंट का पावर है। हाँ, मैं क्या बोली, मैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल पूछ रही हूँ, मैं तो ये बोली ना। अच्छा, ये कि वो किसी मतलब कोई भी कुछ होता है इंडिया में तो इंडिया प्रेसिडेंट का नाम लेके ही सारा नहीं, काम करता है। बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या बोली थी तुमको, ये वाला पढ़ाई भी थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर्स क्या करती है? एड देती है, असिस्ट करती है या एडवाइस देती है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन तुमको नहीं तो 5 बार पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। देती है तो ये कौन सा आर्टिकल है? आपको बता दें। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है क्वेश्चन थोड़ा, ठीक है ना। तो आर्टिकल 74, ठीक है। अब समझ में आ गया? मुझे अब बताओ, जो मैं पूछ रही हूँ, मैं ना फंडामेंटल आर्टिकल का क्वेश्चंस रखी हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा ठीक है। मनी बिल का आर्टिकल बताओ तो, मनी बिल का आर्टिकल 110। 110, बहुत सही बोली। मनी बिल का आर्टिकल क्या है? 110, ठीक है। अच्छे, प्रेसिडेंट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन का आर्टिकल क्या है?
सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी, ओरिजिनल ज्यूडिक्शंस का आर्टिकल क्या है? 32। अभी बताया ना 131। वो तो रिट्स का आर्टिकल है ना, वो तो रिट्स का आर्टिकल है, रिट्स का आर्टिकल 32 है। सुप्रीम कोर्ट का रिट्स का आर्टिकल का है आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट का बताओ रिट्स का आर्टिकल क्या है? बिल्कुल 226। हाँ देखो देखो, तुमको आर्टिकल थोड़ा सा याद करना पड़ेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद और भी है, ये हो गया। चलो जैसे जैसे आएगा हम कराएंगे, ठीक है। बीच बीच में मैं पूछ भी लूंगी निकाल निकाल के, ये तो हो गया। हाँ तो अब ये तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। 137। 137 बिल्कुल सही बोली। चलो अब मैं तुमको एक चीज और पढ़ाऊंगी। यहाँ पे देखो मैं उल्टा कर दी, मैं तुमको एक पहले चीज पढ़ा देंगी। हम लोग ना, हम लोग के इंडिया में क्या है, हम लोग के इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, समझना। हाँ फिर प्राइम मिनिस्टर है, ये क्या इंडिया है। उसी तरह यूके में भी प्राइम मिनिस्टर है। मोनार्क सिस्टम चलता है। बिल्कुल, आंसर बता दो क्या है यहाँ, तो फिर मैं बता रही हूँ। ब्रिटिश मोनार्क। बिल्कुल ब्रिटिश मोनार्क। मैं इसका आंसर बता रही हूँ, इसका मतलब क्या है। देखो पहले ये समझो, ब्रिटिश इंडिया में, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है ना, उसका कंपेरिजन हम लोग ब्रिटिश की प्राइम मिनिस्टर से करते हैं। इंडिया का जो प्रेसिडेंट है ना, इसका कंपेरिजन हम लोग ब्रिटिश के मोनार्क से करते हैं। अभी जैसे वहां का प्रिंस है, ये मैं एक बार क्लास में भी तुमको बताई थी कि वहां का जो क्राउन प्रिंस का जो पावर है और इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, दोनों का पावर बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये मैं तुमको बताई थी सॉरी। समझ में आया? बोलो क्या बोला कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और यूके का प्राइम मिनिस्टर दोनों का पावर सेम है, सिमिलर है। उसी तरह इंडिया का जो प्रेसिडेंट है और यूके का जो मोनारिक्स है, तो मोनारिक में कौन है? अभी तुम्हारा क्राउन प्रिंस है, तो ये क्राउन प्रिंस का पावर और इंडिया के प्रेसिडेंट का पावर बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, टेस्ट को पासवर्ड बैंक टू एग्जाम के 50,000 टेस्ट फीस और 50,000 डाउनलोड नाउ, फाइंड व्हाट्स राइट फॉर यू ओनली ऑन मिंत्रा ब्यूटी। शॉप नाउ एंड गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ। टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन, ये वाला सॉल्व करो, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। इसी और 46 बिल्कुल बहुत अच्छा बोली। चलो रिवीजन कर लेते जल्दी समझने वाला। आर्टिकल 46 जो है ये डीपीएसपी का आर्टिकल है ना। क्या है डीपीएसपी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल है। इट डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट द एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। किसका? वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। डीपीएसपी में बोला गया है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है या जो वीकर सेक्शन है ना, उनका प्रोटेक्शन देना, ये आर्टिकल 46 में बोला गया है। चलो और एक बार मैं सब सारा डीपीएसपी को रिवीजन कर देती हूँ, फिर आज से क्लास यहीं तक रखते हैं, आसान हो जा रहा ना थोड़ा, सवेरे में जो झाड़ू हो गया थोड़ा। कल से ना तुम टाइम पे आए, मतलब 4:30 बजे तुम सोचो कि क्लास करने के लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा ना मेरा मतलब लेट होगा तो तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, 4:30 से क्लास ज्वाइन करने का कोशिश करना आपने, ठीक है। चलो आ जाओ। बोले कि यहाँ, बोलो क्या बोले, बोलो प्रॉब्लम हो रहा। नेट खत्म। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग प्रेशर ग्रुप। हेलो, हाँ बोलो बोलो। तो बोल रहे थे कि आज हम प्रेशर ग्रुप पर पढ़ रहे थे, तो उसमें जो जो प्रेशर ग्रुप इम्पोर्टेंट है वो सब पढ़ लिए, लेकिन कुछ जो आप बोली थी जैसे लैंग्वेज का नहीं याद करना, नहीं याद करना उतना, जितना हाईलाइट किया बस उतना याद करो। ठीक है, जितना रेड से हाईलाइट किया उतना याद करो। ठीक है,
ज्यादा इंडियन पॉलिटी पे फोकस करो। ऐसे प्रेशर ग्रुप भी पढ़ ली, बहुत अच्छा, सभी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा मोस्ट पढ़ना तुमको प्रेशर ग्रुप ई इंडियन पॉलिटी। इसलिए मैं देखो ज्यादा क्वेश्चन इनसे करा दी, वो भी सब पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना, वो भी सब पढ़ना है। मैं इतने दिन में सारा रिविजन करा दूंगी तुम्हारा जल्दी जल्दी, ठीक है। इसीलिए मैं बोली तुमको कि थोड़ा 4:30 बजे आ जाओगी ना, तो थोड़ा हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलो, सोशलिस्ट, डीपीएसपी का सोशलिस्ट प्रिंसिपल में हम लोग क्या क्या करना है। आर्टिकल 39 याद करना है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 39(1)(a), आर्टिकल 39(a) फ्री लीगल एड के बारे में बोला गया। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क के बारे में बोला गया। बाकी देखो और भी तुम याद कर सकती हो अगर चाहो तो। एक चीज बात याद करना, जो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है ना, ये वेलफेयर स्टेट को प्रमोट कर रही है। देख लो, आर्टिकल 38 में वेलफेयर स्टेट को प्रमोशन के बारे में बोला गया है ना, लोगों का भलाई। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल में सिर्फ लोगों के भलाई के बारे में बोला गया था। मैं तुमको याद है, तुमको बोली थी ये वाला, रुक जाओ, नहीं नहीं, एक प्रिंसिपल था। हाँ, नहीं मैं तुमको बोली थी एक, ये रुको ना, मॉडर्न लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म बोली थी, याद है। मैं क्या बोली थी कि मॉडर्न को पॉजिटिव लिबरलिज्म या पॉजिटिव लिबर्टी बोलते हैं। ये लोग क्या सपोर्ट करते हैं, वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करते हैं। तो जो वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करता है वो सोशलिस्ट होता है। तो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है। वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करना, लोगों की भलाई करना, इक्वल पे इक्वल वर्क देना, फ्री लीगल एड देना, राइट टू वर्क, ह्यूमन कंडीशन ठीक करना जहाँ पे वर्कर लोग काम करते हैं, लिविंग वेज उनको ठीक से देना, वो लोग उनका उनको रहने सहने का भी जगह ठीक से देना, इंडस्ट्रीज में वर्कर को भी पार्टिसिपेट करना, उनका पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना। तो देखो सब वेलफेयर हो रहा है ना, सब वेलफेयर के बारे में बोला गया। बाकी जो इंपॉर्टेंट मैं उसको बार बार याद कराऊंगी, ठीक है। 14 में क्या बोला गया है, विलेज पंचायत आया हुआ क्वेश्चन है। कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना 43 में। अभी ये क्वेश्चन देखो, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब वीकर सेक्शन, ये 46 से तुम्हारा इसमें भी आया हुआ है, 2016 का तुम्हारा सेल्ट वाला क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। और ये अभी इसमें भी आया हुआ है, क्या नाम है तुम्हारा, अभी जो मैं पढ़ रही हूँ, ये जो अभी जो मैं क्वेश्चन लाई थी इसमें भी आया हुआ है। तो देख लो, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब वीकर सेक्शन में क्या करना, प्रमोट करना। 46 में नहीं याद हो रहा ना, कोई बात नहीं, तुम खाली मेन इंपोर्टेंट आर्टिकल याद करो। विलेज पंचायत, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड वीकर सेक्शन को प्रमोट करना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या बोला, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कौन सा, आर्टिकल 44। 45 में क्या बोला गया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना, आर्टिकल 21 वाला बात बोला गया है। आर्टिकल 48 में बोला गया इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देना। 49 में बोला गया है प्रोटेक्शन ऑफ द मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस, जो हिस्टोरिकल, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, उनको प्रोटेक्शन दो। आर्टिकल 50 बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ, सीजीएल एसएससी सीजीएल में तुम देखोगी तो ये क्वेश्चन मिलेगा तुमको। उसके बाद तुम अभी सेल्ट वाला क्वेश्चन एग्जाम एसएससी सेल्ट 2016 का क्वेश्चन भी देखोगी तो मिलेगा। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखना, ये कौन सा आर्टिकल में बोला गया, आर्टिकल 50 में बोला गया। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी किसने बोला गया, आर्टिकल 51 में बोला गया। ये तुम कल पढ़ के आना, ये तुम्हारा मैं कल पूछूंगी, ये पीडीएफ ना तुम पढ़ के आना। हाँ, तो आज क्लास में यहीं तक रख रही हूँ, ठीक है ना, आज क्लास में यहीं तक रख रही हूँ। बाकी जितना मैं कराई हूँ तुम सब उसको याद करना, और कल से तुम 4:30 बजे तक का क्लास में आ जाना, ठीक है। 4:30 बजे प्लीज क्लास में आ जाना। इससे क्या होगा कि मैं तो मतलब अगर थोड़ा पहले भी छोड़ दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 मिनट पहले मैं छोड़ रही हूँ, तो इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा छोड़ने में, तो ये मैं इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, अगर कुछ पूछना तो पूछ लो, ठीक है ना। प्रेशर ग्रुप के बारे में ही पूछ रहे थे, वही पूछना था। किसके बारे में, ओ प्रेशर ग्रुप प्रेशर के ग्रुप के बारे में, बारे, ओ वही पूछना था प्रेशर थोड़ा ग्रुप बस। के बारे में, अच्छा ठीक है। मैं एक दिन पता क्या करूंगी, पूरा पीडीएफ लेकर आ जाऊंगी, जितना कराई हूँ सब में से मेन 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 इंपोर्टेंट याद कराऊंगी। अभी जो तुम याद करी करो, जैसे अभी मैं तुमको ये टास्क दी हूँ कि पूरा आर्टिकल याद करना है इसका, ये जो तुम्हारा, डीपीएसपी ना, हाँ डीपीएसपी का पूरा आर्टिकल जो हाईलाइट किया वो पूरा याद करो, ठीक है। और जो मैं कल पीडीएफ दी थी, या जो ये सब पीडीएफ है सब पढ़ो, ये तुम्हारा पहले ये सब पूरा कंप्लीट करो, वो सब पहले वाला भी पढ़ना है, लेकिन ये सब भी पढ़ो, ठीक है ना, ये सब भी पढ़ना है। बाकी जो मैं दी हूँ डीपीएस का आर्टिकल वो कल पढ़ के आना, मैं देखूंगी, ठीक है। ठीक है, मैं बंद करूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।